पिछले वीडियो में हमने केंद्र राज्य के बीच में विधायी संबंध पढ़े थे, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में अध्ययन किया था। अब हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्य के मध्य जो है वो प्रशासनिक संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। देखो केंद्र और राज्य के मध्य जो प्रशासनिक संबंध है उनका जो संबंध अनुच्छेद 256 से लेकर अनुच्छेद 263 तक है। अनुच्छेद 256 से लेकर के अनुच्छेद 263 तक केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। ठीक है, इतना तो आपको याद हो गया। देखो केंद्र राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रशासनिक संबंधों के बारे में पढ़े। देखो पहली बात नंबर 1, संघ सूची के विषयों पर केंद्र की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। किसकी? संघ सूची पर। संघ सूची पर किसकी कार्यपालिका? केंद्र की। केंद्र की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार होगा। ठीक है, राज्य सूची पर राज्य की कार्यपालिका का। किस पर? राज्य की कार्यपालिका का। तो 2 नंबर है राज्य सूची पर राज्य की कार्यपालिका का विस्तार होगा, राज्य की। ठीक है, फिर बात आती है तीसरी, ये इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची पर भी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार होगा। कौन सी शक्ति? समवर्ती सूची। समवर्ती जो सूची है इसके तहत प्रशासनिक संबंधों के बारे में जो है वो राज्य सूची मजबूत है। कौन? राज्य सूची। तो बात स्पष्ट हो गई, केंद्र राज्य के बीच में जो प्रशासनिक संबंध है इसके तहत संघ सूची में जो विषय हैं उन पर केंद्र की जो कार्यपालिका है इसका विस्तार होगा। किसकी? केंद्र की कार्यपालिका पर। और राज्य सूची पर राज्य की। लेकिन समवर्ती सूची के विषयों पर भी राज्य की कार्यपालिका का ही विस्तार होगा। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति विस्तार संपूर्ण देश में होगा। आपको तो सबको पता है जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है, कौन सी? केंद्र की। इसका विस्तार वो पूरे देश के लिए होता है, पूरे देश के लिए। ठीक है, राज्य की अपनी कार्यपालिका का शक्ति है जो उसका विस्तार होगा तो अपने राज्य में होगा। किसका? राज्य का राज्य में होगा। बात क्लियर? केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। देखो केंद्र की जो कार्यपालिका का शक्ति का जो विस्तार है वो देश के किसी भी हिस्से में हो सकता। राज्य की कार्यपालिका का जो विस्तार है वो अपने राज्य में हो। केंद्र की जो कार्यपालिका की शक्ति है उसके बीच में हस्तक्षेप ना करे। कौन? राज्य। कौन नहीं करे? राज्य। प्रशासनिक संबंधों के बारे में इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखो ये बात कौन सी? देखो ये इंपॉर्टेंट है, केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका, ठीक है ना, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में हस्तक्षेप न हो। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में राज्य का हस्तक्षेप न हो। किसका? राज्य का हस्तक्षेप ना हो। यह बात किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 257(1) में। अनुच्छेद 257(1) में कहा गया है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है उस शक्ति पर जो राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह बात अनुच्छेद 257(1) में बताई गई है। ठीक है, फिर आती है नंबर 2 नंबर क्या आती है कि समय समय पर केंद्र द्वारा राज्य को निर्देश दिया जा सकता है। समय समय पर केंद्र का राज्य को निर्देश। ठीक है, अनुच्छेद 257, ये बात अनुच्छेद 257 में लिखी गई। ठीक है, फिर तीसरी बात है राज्यों में। कहां पर? राज्यों में जो केंद्र की संपत्ति है। किसकी? राज्यों में जो केंद्र की संपत्ति है उसका रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य की। यानी केंद्र की जो संपत्ति है उसका रख रखाव कौन करेगा? राज्य करेगा। यह बात भी ध्यान रखना। इसके अलावा प्रशासनिक संबंधों में एससी
और एसटी के लिए जो राज्य योजना बनाता है उसका भी निर्देश या निर्देश देता कौन? केंद्र। केंद्र द्वारा निर्देश किसको? राज्य को। राज्य को, ठीक है ना। जो राज्य है वो एससी और एसटी के लिए जो योजना बनाती है उनका जो निर्देश है वो कौन देता है? केंद्र देता है, ठीक है। फिर आता है हमारा अखिल भारतीय अनुच्छेद 312 के तहत राज्य क्या करती है? अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करती है। अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन। अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन अनुच्छेद 312 के तहत कौन करता है? राज्य करता है। लेकिन मैंने कहा लेकिन इन अखिल भारतीय सेवाओं पर नियंत्रण किसका होता है? नियंत्रण होता है केंद्र का। नियंत्रण केंद्र का। भाई अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो राज्य के कार्य क्षेत्र में आती हैं, लेकिन उसका नियंत्रण है वो केंद्र के पक्ष में होता है, ठीक है। इसके बाद आता है राज्यपाल, यानी जो राज्यपाल है उसका निर्वाचन केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो राज्यपाल केंद्र के नियंत्रण में होता है। राज्यपाल केंद्र का एजेंट या केंद्र का नियंत्रण। तो ये परिस्थिति है, ठीक है ना। अब देखो भाई, अगला है अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 में स्पष्ट कहा गया है कि नदी जल के संबंध में, किसके संबंध में? नदी जल के संबंध में राज्य व केंद्र के बीच यदि विवाद उत्पन्न हो जाए, क्या विवाद उत्पन्न हो जाए, तो क्या होगा? तो न्यायाधिकरण का गठन करना चाहिए। तो ये किसकी आवश्यकता है? न्यायाधिकरण का गठन करने की अनुमति राज्यों से लेनी आवश्यक है। यदि क्या होगा? यदि नदी जल के मध्य यानी संबंध में अगर केंद्र और राज्य के मध्य विवाद हो जाता है, अनुच्छेद 262 के तहत नदी जल के संबंध में केंद्र और राज्य के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो एक न्यायाधिकरण की जो है वो एक न्यायाधिकरण का सर्जन करना होगा और वो न्यायाधिकरण बनाते समय उस संबंधित राज्य की अनुमति लेनी आवश्यक है, ठीक है। अब आएगी जो बात आएगी वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो पूछा जाए, देखो एक बात आती है भाई, केंद्र और राज्य के बीच विवादों को सुलझाने के लिए 1990 में, कब? 1990 में वीपी सिंह के काल के समय, वीपी सिंह के काल के समय अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई, ठीक है। तो बात स्पष्ट है कि अतः दूसरी बात, अनुच्छेद जो है 355 और 356, ये दो अनुच्छेद भी केंद्र और राज्य के मध्य विवाद के मुख्य विषय बने हुए हैं, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर के भी बारे में कुछ प्रावधान थे, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दी है, तो वो लागू नहीं होंगे, इसलिए मैं ना बताऊं तो अच्छा है। हालांकि पहले अलग संविधान था जम्मू कश्मीर का। इसके अलावा अनुच्छेद 238 के जो प्रावधान थे वो लागू नहीं था। आपातकाल की जो परिस्थिति थी वो वहाँ पर लागू नहीं होती थी जम्मू कश्मीर में। अब हम पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन यहाँ से उठता है तो वो बहुत ज़्यादा, अगर हार्ड क्वेश्चन आएगा केंद्र राज्य संबंध से, संघवाद से, तो वो आएगा वित्तीय संबंधों से। तो हम पढ़ेंगे वित्तीय संबंध। वित्तीय
संबंध, वित्तीय संबंध। अगर हार्ड कोई क्वेश्चन बनता है तो यहीं से देखो, संघ सूची के विषय पर कर लगाने का अधिकार केंद्र को है, सबको पता है। संघ सूची पर किसका अधिकार होगा? केंद्र का, ठीक है। जबकि राज्य सूची पर किसका होगा? राज्य का। राज्य सूची पर किसका होगा? राज्य का, ठीक है। जबकि मैंने कहा जबकि समवर्ती सूची पर केंद्र की विधि मान्य होगी। किसके क्षेत्र में? वित्तीय क्षेत्र में जो समवर्ती सूची है उस पर विधि बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है, यानी इस क्षेत्र में केंद्र ज्यादा मजबूत है वित्तीय क्षेत्र में। अब पढ़ेंगे हम वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत करों का वर्गीकरण, यानी केंद्र और राज्य के मध्य करों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले कर, यानी केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन कौन से हैं। देखो, केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले, जैसे नंबर 1 आयकर, ठीक है। ये याद रखना, अगर क्वेश्चन यहां से उठता है तो बहुत हार्ड क्वेश्चन बनता है हमेशा से। फिर निगम कर, कौन सा कर हो गया? निगम कर। उसके बाद आता है सीमा शुल्क कर, कौन सा? सीमा कर, ठीक है। फिर 4 नंबर पर आता है हमारा उत्पाद कर, ध्यान रखना उत्पाद कर में कृषि भूमि को छोड़कर, किसको? कृषि भूमि को छोड़कर कर ये केंद्र लगाती है, ठीक है। इसके अलावा ये तो थे केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले कर, आयकर है, निगम कर है, सीमा शुल्क है, उत्पाद कर है, कृषि भूमि को छोड़कर, ठीक है। अब आते हैं नंबर 2 राज्य द्वारा। किसके द्वारा? राज्य द्वारा लगाए जाने वाले कर, वो कौन कौन से? देखो, राज्य द्वारा एक तो बिक्री कर, कौन सा? बिक्री कर, पहली बात। नंबर 1 हो गया बिक्री कर। नंबर 2 है पथ कर, सड़क वगैरह, ठीक है ना। नंबर 3 पे आ जाएगा हमारा मनोरंजन कर, ये टीवी में प्रोग्राम वगैरह आते हैं, इनका जो कर है ना। इसके बाद में आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर, अंतर्राज्यीय व्यापार कर। ये कर कौन लगाता है? राज्य लगाता है। तो केंद्र द्वारा आयकर, निगम कर, सीमा कर और उत्पाद कर। राज्य द्वारा बिक्री कर, पथ कर, मनोरंजन कर, अंतर्राज्यीय और व्यापार कर, ठीक है। अब हम लेते हैं 3 नंबर पर हम ले लेते हैं राज्य द्वारा लगाए और उगाए व प्रयोग में लाए जाने वाले कर। कौन से? लगाता भी राज्य है, ठीक है। लगा दिया, यानी राज्य लगाता भी क्या है? राज्य लगाता है, पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद उगाता भी कौन है? राज्य है, ठीक है। और उसको उगाने के बाद प्रयोग में भी कौन लेता है? राज्य। तो राज्य द्वारा उगाना, राज्य द्वारा प्रयोग में लाना और राज्य द्वारा ही लगाना, वो कर कौन कौन से हैं? देखो, नंबर 1 बिक्री कर, इसे राज्य ही लगाता है, राज्य ही उगाता है और राज्य ही इसका प्रयोग करता है। फिर आता है हमारा मनोरंजन कर, बिक्री कर आ गया, मनोरंजन कर आ गया, ठीक है। फिर आएगा हमारा भू राजस्व कर, हो गया। उसके बाद आता है हमारा भूमि कर, यानी कृषि भूमि कर और पथ कर, कृषि भूमि कर व पथ कर। ये है राज्य द्वारा लगाए जाते हैं, राज्य द्वारा ही उगाए जाते हैं और राज्य द्वारा ही प्रयोग में लिए जाते हैं। बिक्री कर है, मनोरंजन कर है, भू राजस्व कर है, कृषि भूमि पर कर है और पथ कर है और मनोरंजन। अब हम पढ़ेंगे केंद्र द्वारा आरोपित। किसके द्वारा? नंबर 4 पर है केंद्र द्वारा आरोपित तथा केंद्र द्वारा तो आरोपित है, राज्यों द्वारा वसूला जाता है, राज्यों द्वारा वसूला, ठीक है। केंद्र आरोपित करता है, राज्य कौन क्या करता है? उन्हें वसूल करता है,
ठीक है। इसके बाद में प्रयोग में भी कौन लाता है? राज्य ही लाता है। प्रयोग भी उनका कौन करता है? राज्य ही करता है। वे कर कौन कौन से हैं? देखो, नंबर 1 स्टाफ ड्यूटी, स्टाफ ड्यूटी, स्टाफ ड्यूटी। नंबर 2, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इससे ज्यादा रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा उत्तराधिकार, उत्तराधिकार, उत्तराधिकार। फिर 3 नंबर आता है हमारा भूमि को छोड़कर अन्य संपदा कर, भूमि को छोड़कर अन्य संपदा कर, ठीक है। इसके अलावा आते हैं सौंदर्यकृत वस्तु, फेयर एंड लवली वगैरह, सौंदर्यकृत वस्तु, ठीक है। अब देखेंगे वे कर जो केंद्र लगाता है, केंद्र ही उगाता है, लेकिन उनका बंटवारा क्या हो जाता है? केंद्र और राज्य के बीच में हो जाता है। उगाता कौन है? केंद्र। लगाता कौन है? केंद्र, केंद्र, ठीक है। और बंटवारा राज्य व केंद्र दोनों के मध्य। इन करों का जो है बंटवारा है वो राज्य और केंद्र दोनों के बीच में हो जाता है। जैसे आयकर, आयकर। दूसरा है निगम कर, निगम, निगम कर। सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, ठीक है। आयकर, निगम कर और सीमा शुल्क, ठीक है। तो ये कर जो केंद्र लगाता है, केंद्र ही वसूलता है, लेकिन बंटवारा है वो केंद्र और राज्य के बीच में, दोनों के बीच में हो जाता है। तो ये हो गया हमारा लेसन। और इसके अलावा हम अगले जो एक छोटा सा वीडियो बनेगा, मेरे से 5 या 6 मिनट का वीडियो बनाएंगे, उसमें हम जो हमारी जो भारतीय संघवाद की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में पढ़ेंगे। संघवाद की जो प्रवृत्तियां, जैसे कुछ अनुच्छेद रह गए हैं उनके बारे में किसी ने हमारे संविधान के जो भारतीय संघीय व्यवस्था उसके बारे में क्या कहा, किसने अर्धसंघ बताया, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक प्लीज, सब्सक्राइब तो चैनल कर ही दोगे आप। जय हिंद, जय भारत।